तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है फेमिनिज्म और हिंदी में इसे महिलावाद कहा जाता है। महिलावाद एक विचारधारा है जो कि सिलेबस में अभी नया नया ही जोड़ा गया है 2 साल पहले ही। जो इससे पहले जो मेरे गुरुजन ने बताया है कि ये जो महिलावाद सिलेबस में ऐड किया गया है, वो जब पीजी में गए थे तब ये था उनके सिलेबस में, और आप और हम जब यूजी में है तभी हमें ये पढ़ने को मिल रहा है। तो महिलावाद एक विचारधारा है जो कि समाज में अगर अपनाई जाए तो बहुत सी चीज़ों का सुधार किया जा सकता है। सबसे पहले समाज में महिलाओं की हम स्थिति को देखते हैं। क्या आपके समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है या फिर उनका शोषण किया जा रहा है? आप एक बार सोच के बताइए। तो हमारे और आपके समाज में ये सच्चाई है कि महिलाओं को वो स्थिति प्राप्त नहीं है जो एक पुरुष को प्राप्त है, या फिर वो सम्मान प्राप्त नहीं है जो एक पुरुष को प्राप्त है। जब दुनिया के सभी देश आज़ाद हो रहे थे तो उसी क्रम में अलग अलग प्रकार के अभियान चलाए गए थे, आंदोलन चलाए गए थे कि जो भी पिछड़े तबके के लोग थे उन्होंने अपने आप को आगे लाने के लिए, अपनी बात को आगे रखने के लिए या फिर संविधान में शामिल करने के लिए, उस हिसाब से नियम कानून बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किए। जो बहुत सारे आंदोलन किए गए तो उस समय की राजनीति को पहचान की राजनीति कही गई थी। 1960 के बाद 1960 के बाद जो अलग अलग प्रकार के आंदोलन किए गए थे तो उस समय की जो राजनीति चली थी, उस समय की राजनीति को कहा जाता है पहचान की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिफाई और पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। ओके, तो ये जो पहचान की राजनीति हुई उसमें जो पिछड़े तबके के लोग थे, दलित थे, अल्पसंख्यक थे, महिला थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के इस चीज में हिस्सा लिया और अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। तो इस राजनीति को क्या कहते हैं? पहचान की राजनीति कहते हैं। ठीक है, अब समझिए बात को। तो दुनिया में जितने भी आंदोलन हुए थे, अधिकार मिले थे, समस्याओं का निदान किया गया था, तो महिलाओं का ये कहना था कि ये सब आप जितने भी कर रहे हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, जो भी अधिकार है उन सब में क्या है कि पुरुषों को अधिक भागीदारी मिली है, या फिर कहे तो पुरुषों का अधिक से अधिक उसमें अधिकार मिलता है, महिलाओं को कम मिलता है। तो एक चीज तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको तो आप और हम नहीं बदल सकते हैं। क्या प्राकृतिक चीजों को बदला जा सकता है? जैसे बच्चे को जन्म देना, उनको दूध पिलाना, ये तो बिल्कुल प्राकृतिक चीज है ना, ये इसे तो कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। लेकिन बच्चे का केयर करना ये तो प्राकृतिक नहीं है कि उसकी माँ ही क्यों करे, पिताजी क्यों ना करे। घर में खाना बनाना, पैसे कमाने की जहाँ तक बात हो, ये चीजें तो प्राकृतिक नहीं है कि पुरुष ही कर सकता है, कि घर में खाना बनाने का काम महिला ही करेगी, बच्चे का केयर करने का काम महिला ही करेगी, घर सफाई का काम महिला ही करेगी। तो महिलाओं का यही कहना है कि ये महिलाओं का नहीं, महिलावाद का या फिर नारीवाद का, फेमिनिज्म का ये कहना है कि वैसे काम जिसमें प्राकृतिक रूप से वैसे काम जो प्राकृतिक रूप से कोई भी कर सकता हो, वो काम सिर्फ महिलाओं को ही क्यों करवाया जाता है। यही विचारधारा है फेमिनिज्म का या फिर महिलावाद का। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं अभी टॉपिक वाइज आपको समझाता हूँ। महिलावाद में जो भी लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे उन लोगों का कुछ तर्क था कि महिलावाद को कैसे लागू किया जा सके, समाज में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो।
तो वो महिलावादी जो थे वो कुछ तर्क दे रहे थे कि लैंगिक आधार पर भेदभाव व प्रतिषेध किया जाता है, उसको रोका जाए। जैसे बाजार से अगर कोई सामान लाने जाना है तो आप लैंगिक आधार पर भेदभाव करते हैं कि महिलाओं को ही नहीं जाने दिया जाए, पुरुषों को ही जाने दिया जाए। या फिर घर में जब कोई मेहमान आते हैं तो उसमें भी पहले पुरुषों को ही खाना दिया जाता है। तो ये है जो कि लैंगिक आधार पर जो भी भेदभाव होता हो, मैंने जो उदाहरण दिया सिर्फ वही नहीं, लैंगिक आधार पर जो भी भेदभाव हो उसको प्रतिषेध किया जाए, उसको प्रोहिबिशन में लाया जाए, उसको खत्म किया जाए, ये चीजें खत्म हो। दूसरा जो बात है कि महिलाओं को हर प्रकार की दासता, यानी कि महिलाओं को नौकरों की तरह काम करवाना, उनको पराधीनता यानी कि दूसरों को अधीन रखना कि वो अपने पति के हिसाब से या फिर पुरुषों के हिसाब से हर काम करे, यानी कि दूसरे के अधीन रहना शोषण है। यानी कि जब महिलाओं से जब भी कोई काम करवाया जाता है तो जितने उनको धन नहीं दिया जाता है, या फिर कहा जाए तो उनकी जो वास्तविक धन होनी चाहिए, अर्जन की शक्ति जितना हो उतना नहीं दिया जाता है। उत्पीड़न करना, असमानता, वो जो महिला के साथ अन्याय किया जाता है, उन सारी चीज़ों से मुक्ति भी मिलनी चाहिए। तीसरा वो तर्क देते हैं कि परिवार हो या समाज या फिर राज्य ही क्यों न हो, पुरुष की प्रधानता हर जगह व्याप्त है। अब हमारे ही देश में देख लीजिए, 545 सीट है एमपी की, मतलब सांसदों की पूरे देश में, उनमें से कितने सीटों पर महिलाएं हैं? कम से कम समाज में अगर आधी महिलाएं हैं तो 545 में से कम तो 200 सीट महिलाओं को होना ही चाहिए, लेकिन उतना सीट महिलाओं को प्राप्त नहीं है। तो ये क्या है, परिवार हो या समाज हो या फिर राज्य हो, हर जगह क्या है, पुरुष की प्रधानता व्याप्त है। अब अमेरिका में देख लीजिए, आज तक वहाँ महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। तो हर जगह क्या पुरुषों की प्रधानता व्याप्त है, तो इस चीज को कम किया जाए, महिलाओं को अधिक आगे लाया जाए, उनको मौका दिया जाए। ठीक है। महिलावादियों ने जो चौथा तर्क दिया है वो है कि महिलाएं ही अपनी समस्या समझती है तथा उनका समाधान कर सकती है। आप अक्सर समाज में या फिर अपने घर में भी देखते होंगे कि महिलाओं को अगर छोटी मोटी समस्या आती है तो वो नहीं बताती है या फिर नहीं बता पाती है, क्योंकि उनके बातों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। महिलाओं को जब कोई समस्या व्याप्त हो जाता है या फिर समस्या जब अपने चरम पर होती है, अपने पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, तब जाके तो महिलाएं अपनी समस्या बता पाती है। तो महिलाओं को इतना अधिकार दिया जाए समाज में, घर में, कि वो अपनी समस्या को बता सके। समस्या महिलाएं अपनी समस्या खुद समझती है तथा उनका समाधान वो कर सकते हैं, इसलिए महिलाओं को आगे आना दिया जाए। जो पांचवा तर्क वो देते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध हो, यानी समाज में आए दिन महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के अपराध होते रहते हैं, जैसे हैं बलात्कार, नग्न प्रदर्शन, दहेज या फिर वधु दहन। जैसे बलात्कार, आप आए समय आप सुनते होंगे कि फलाने शहर में या फिर फलाने गांव में, फलाने राज्य में महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है। कुछ दिन पहले ही आप कोलकाता रेप केस देखे हैं, मुजफ्फरपुर में ऐसी घटनाएं हुए हैं, उत्तराखंड में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, राजस्थान में हुई हैं। तो महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, नग्न प्रदर्शन, आप सिनेमाओं में देखते होंगे ऐसा, या फिर जब भी किसी ब्रांड का होर्डिंग होती है या फिर उनका प्रचार किया जाता है तो उसमें महिलाओं का नग्न प्रदर्शन किया जाता है, तो उसको रोका जाए। दहेज को रोका जाए, दहेज की वजह से भी बहुत सारी महिलाएं अपना जीवन खो देती हैं या फिर उनको उत्पीड़न का, शोषण का शिकार होना पड़ता है। और वधु दहन, महिलाओं को जलाया जाता है उसे, तो ये चीज़ों को प्रभावित तरीके से रोका जाए। तो इनका जो पांचवा तर्क है वो क्या है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों, बलात्कार, नग्न प्रदर्शन, दहेज, वधु दहन को प्रभावी तरीके से रोका जाए, यानी कि इसके लिए बहुत ही प्रभावी तरीका अपनाया जाए। जो छठा तर्क देते हैं वो लोग कि विश्व भर में महिलाओं की समस्या समान है। ऐसा नहीं है कि भारत में महिलाओं को सभी अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो अमेरिका में महिलाओं को सभी अधिकार मिल रहे हैं। इंग्लैंड जैसा देश जो अपने आप को लोकतंत्र की जननी कहता है, वहाँ भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1918 के बाद मिला है इंग्लैंड में। और अमेरिका में
1920 के बाद वोट देने का अधिकार मिला है, जबकि ये देश बहुत दिन पहले आज़ाद हुए थे। और हमारे भारत देश में देख लीजिए, हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 में, और उसी समय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं, फ्रांस जैसे देश, उन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है 1944 के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि विश्व की महिलाओं की जो समस्या है वो सिर्फ किसी एक देश में नहीं है, वो पूरे विश्व भर में है। तो विश्व भर में महिलाओं की समस्या समान है, इसलिए इस समस्या को सार्वभौम बनाया जाए, यानी कि ये जो समस्या है इसको किसी देश तक सीमित नहीं रखा जाए, इसको यूनिवर्सल बनाया जाए, पूरे विश्व में बनाया जाए, और विश्व के सभी देश इस चीज़ को माने और अपने अपने हिसाब से, अपने परिस्थितियों के हिसाब से इस पर कार्य करें। तो महिलावाद में बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, यही सभी कुछ बात है। आप लोगों को इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं से कोई समस्या आ रही हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इनमें से किसी भी शब्द पर आपको कोई डाउट हो या फिर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर सिलेबस में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसको तो आपको बताने का प्रयास करूँगा मैं, ठीक है।